नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा। आप देख रहे हैं चैनल एनवायरो नोटेशंस। जैसे कि आपको पता है कि हम हर हफ्ते में फायर सेफ्टी के ऊपर एक एक एपिसोड ला रहे हैं। आज 28 अप्रैल 2020, आज तीसरा एपिसोड, फायर सेफ्टी इन हाई राइज बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग होटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब का बिल्डिंग में क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, ये सब जानने के लिए आज बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट श्री आर के त्यागी जी के साथ। 28 अप्रैल का अपने आप में एक महत्व है सेफ्टी के एस्पेक्ट में, और वो क्या महत्व है वो भी इस वीडियो की लगभग आखिरी में आपको पता लग जाएगा। आइए देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि हाई राइज बिल्डिंग्स में, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, उसके लिए फायर सेफ्टी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नेशनल बिल्डिंग कोड कंस्टिट्यूट किया गया। अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आया था उसमें 2016 में वो नेशनल बिल्डिंग कोड सभी तरह की बिल्डिंग पर एप्लीकेबल है। उसका जो चैप्टर नंबर 4 है, फायर एंड लाइफ सेफ्टी, वो सभी बिल्डिंग्स पर, सभी सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। चाहे वो फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन है, हाई राइज बिल्डिंग, वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंस्टीट्यूशनल है या एजुकेशनल है। तो जहां तक हाई राइज बिल्डिंग में से रिलेटेड रेगुलेशन की बात है, वो बिल्डिंग कोड सबके ऊपर एप्लीकेबल है। अलग से इसके लिए कोई किसी भी होम मिनिस्ट्री ने या कहीं पर भी कोई एक्ट नहीं बनाया। जैसा मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, ये हमारे संविधान के शेड्यूल नंबर 12 में भी मेंशन किया है, फायर सेफ्टी। तो ये दो चीज हैं जो इसको कानूनी वैधता प्रोवाइड करती है। और ऐसे ही होटल के लिए भी है, होटल में भी ये एप्लीकेबल है। उसके साथ साथ होटल एकोमोडेशन के लिए 1993 में फायर सेफ्टी कोड फॉर होटल्स कंस्टिट्यूट किया गया। तो होटल बिल्डिंग के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के साथ साथ 1993 का कंस्टिट्यूटेड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड है, कोड ऑफ प्रैक्टिस है और फायर सेफ्टी, वो भी एप्लीकेबल होता है। और उसके साथ साथ जिस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में होटल आता है, जिसमें वो फॉल करेगा, अगर चाहे तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसमें फायर ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर उसको कोई अलग से रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि आपको ये भी करना है। तो ये इसका कानूनी प्रावधान दोनों के लिए मैंने आपको बताया। अच्छा, तो होटल के लिए आपने इसमें जो बताया, क्या होटल के लिए स्पेसिफिकली एक बार बता देंगे? खाली होटल के लिए? हाँ, खाली होटल के लिए है फायर सेफ्टी इन होटल्स कोड ऑफ प्रैक्टिस 1993। अच्छा, इसके साथ साथ होटल पे नेशनल बिल्डिंग कोड भी एप्लीकेबल हो रहा है। ओके। वहां पर बहुत सारी रिक्वायरमेंट बताई हुई है उन्होंने कि अगर आपकी 15 मीटर हाइट है तो आपको जो उसका फायर एग्जिट है वो आपका 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आप उसका जो कॉरिडोर है वो 2 मीटर चौड़ाई से कम नहीं होना चाहिए। और किसी भी बेसमेंट में कोई गैदरिंग के लिए कोई हॉल नहीं बनाएंगे आप। बेसमेंट अच्छा। आप किसी और के लिए रख सकते हैं, ना तो किचन बनाएंगे उसमें और ना ही उसमें कोई आप बैंक्वेट हॉल बनाएंगे। अच्छा, पार्किंग बना सकते हैं लेकिन? पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन पार्किंग को भी आपको फायर सेफ्टी मेजर्स वहां देने पड़ेंगे। और ओके। पार्किंग के दो रास्ते होंगे। अगर आपको बेसमेंट में हॉल बनाना है तो हॉल इस तरह से बनेगा कि उसकी चारों दिशाओं में इमरजेंसी एग्जिट निकलेगा, जो इंडिपेंडेंट ओपन जगह में जाएगा। अच्छा। अच्छा, और जैसे। हाँ बिल्डिंग की हाँ। चारों तरफ जो नेशनल बिल्डिंग कोड में दिया है कि 12 मीटर का पेरीफेरी आपको छोड़नी है फॉर द मूवमेंट ऑफ फायर टेंडर, हम्म, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो लेकिन गड़बड़ी कहां पर है मिश्रा जी? जो गेस्ट आपके होटल में स्टे करने के लिए आ रहा है, जरूरी नहीं है कि फायर सेफ्टी पे उसकी ट्रेनिंग हुई है। हम्म, राइट। मुश्किल से 5% होंगे। फिर जो गेस्ट आपके आते हैं स्टे करने के लिए, वो अपने परिवार के साथ आते हैं, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। हम्म, अगर कोई गेस्ट किसी मल्टीनेशनल में काम करता, हो सकता है उसकी ट्रेनिंग हुई हो वहां पे, लेकिन बाकी परिवार का क्या? और करेक्ट। होटल वाले भी, जब आप होटल में चेक इन करते हैं, आपने भी देखा होगा उनके यहाँ पर क्या क्या फायर सेफ्टी मेजर्स हैं वो कोई बताते नहीं है। सिर्फ जब आप रूम में जाएंगे, एंटर करेंगे, तो दरवाजे के इनसाइड में एक कुछ टेलीफोन नंबर दिए होंगे
और एक उनका इवैक्यूएशन मैप वो डिस्प्ले कर देते हैं वहां पर। करेक्ट। और जो साइनेज लगाना चाहिए उनको, वो साइनेज उनके लगे होते हैं। बाकी होटल की तरफ से गेस्ट को कोई इस तरह की जानकारी देने की कोशिश नहीं की जाती, ना लिखित में ना ज़बानी रूप में, वर्बली भी। जबकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसी व्यवस्था उनकी तरफ से होनी चाहिए। आपके पास में अगर वर्बल सबको बताने का टाइम नहीं है तो उनको एक हैंडआउट तो दिया जा सकता है, या आपकी जो लॉबी है या जहाँ पे आपका चेक इन काउंटर है वहां पर बड़ा बोर्ड एक डिस्प्ले कर सकते हैं कि चेक इन में आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है, आपको 10 मिनट खड़े रहना पड़ता है वहां पे। तो जो चेक इन स्टाफ है वो गेस्ट को बोले कि तब तक इनको ध्यान से पढ़िए, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी गई है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। तो आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं अगर इस चीज को ऐसे इस तरीके से बात करूं, मान लीजिए कि जैसे एयर ट्रैवल करते हैं जैसे हम लोग, उस समय हमें हर बार एक दिखाया जाता है, एक डेमो दिया जाता है सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल, आप वो बहुत वैसा अच्छा करते रिकमेंड हैं करना वो। चाह रहे हैं इसमें? जी हाँ जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। खास करके 5 स्टार होटल्स की बात कर रहे हैं आप? सब में होना चाहिए, 3 स्टार में भी, 4 स्टार में भी, 5 स्टार में भी। ओके। अच्छा, अब हाई राइज बिल्डिंग्स, जो कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो बहुत सारे हो गए हैं, मॉल्स आ रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ रहे हैं, तो उसमें फायर सेफ्टी का क्या अरेंजमेंट्स होना चाहिए? हिंदुस्तान में जो फिजिकल इंजरी है इंडस्ट्री में या सब जगह पर, उससे ज्यादा रिस्क होता है फायर इंसिडेंट्स का। वही एरिया सबसे नेग्लेक्टेड है। जो बिल्डिंग के ओनर ने जो फायर प्रिवेंशन के लिए जो मेजर वहां पे दिए हैं, हम्म, फायर प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए तो वो लोग कुछ खास करते नहीं बेचारे। हम्म, फायर एक्सटिंग्विशर का प्लेसमेंट वहां पर हर फ्लोर के ऊपर होना चाहिए, हम्म, उनकी लॉबी में होना चाहिए। फायर हाइड्रेंट सिस्टम वहां पे लगा होना चाहिए। हम्म, और बेहतर हो कि ऑफिस में फायर स्प्रिंकलर भी होने चाहिए। और उसका जो फायर सिस्टम है वो बिल्डिंग के ओनर को मेंटेन करना है। हम्म, और जिन बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर या उससे ज्यादा है, वहां पर जो नेशनल बिल्डिंग कोड है वो रिकमेंड करता है कि ट्रेंड फायर ऑफिसर जिसको कम से कम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, हम्म, उसकी नियुक्ति वहां पर की जानी चाहिए, उसको वहां पर रखा जाना चाहिए, जो सारे सिस्टम का अपकीप, उसका मेंटेनेंस इंश्योर करेगा, वो देखभाल करेगा उसकी। हम्म, और हर एक बिल्डिंग में साल में 2 बार फायर इवैक्यूएशन ड्रिल होनी चाहिए। अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो आप निकलेंगे कैसे बाहर उससे? हम्म, और उसमें कहीं कहीं पर प्रोविजन है कि कितने फ्लोर के बाद में एक रेफ्यूज एरिया चाहिए, जिससे कि लोग बिल्डिंग से बाहर आ जाएं, वहां हम्म, से जो फायर डिपार्टमेंट है उनको रेस्क्यू करने में आसानी होगी। और वो आग में सबसे बड़ा जो 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 खतरा रहता है मिश्रा जी, जो आदमी को डैमेज करता है, वो पैनिक और स्मोक। आप जितने भी फायर इंसिडेंसेस होते हैं, आप कभी भी अखबार में पढ़ें, टीवी में देखें, पुरानी रिपोर्ट को आप रेफर करें, हम्म, जो मृत्यु होती है, जो डेथ होती है, वो स्मोक इनहेल करने से ज्यादा होती है और फायर बर्न इंजरी के कारण कम से कम होती है। अभी अच्छा। रिसेंटली मैं आपको केस बताता हूँ। हम्म, फरवरी 2019 में करोल बाग में जो अर्पित पैलेस होटल में आग लगी थी, बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं थी, हम्म, 5 स्टोरी बिल्डिंग थी सिर्फ, 5 मंजिल की बिल्डिंग। नीचे स्टाफ को भी मालूम नहीं कि आग हमको बुझानी कैसे है, सबसे पहले स्टाफ वहां से भाग के चला गया। ओहो, अब गेस्ट बेचारे जो पहली बार आपके यहाँ पे आए, उनको तो पता ही नहीं इनको इमरजेंसी एग्जिट कहाँ पर है। लाइट हम्म, चली गई, 17 लोग मर गए बेचारे, जिसमें एक बच्चा भी था। हम्म, 3 लोग ऊपर से कूद गए। एक लेडी जो म्यांमार म्यांमार की सिटीजन थी, वो लकीली उसका भाग्य बहुत अच्छा था, जब वो उसने जंप किया तो वो एक नीचे जो कोई ऑफिस है, दुकान है, जो भी था, उसका जो एक प्रोजेक्शन था, प्लास्टिक का प्रोजेक्शन था, उस पर गिरी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई। लेकिन बाकी 2 लोग, उनका एक कुक ने जंप किया टॉप फ्लोर से, हम्म, 5th फ्लोर पे एक IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के एक सीनियर ऑफिसर ने स्टे किया हुआ था होटल में, हाँ, वो 5th फ्लोर से कूद गए। ये दोनों बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। हम्म, होटल्स में आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है, गेस्ट को जो नॉलेज पास ऑन करनी है, उसके साथ साथ आपका अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। हम्म, जो कोड, जो बिल्डिंग सेफ्टी कोड और फायर सेफ्टी एंड होटल कोड जो है 1993 वाला, हम्म, उसमें जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है जो बताया गया, उसका बड़ी ईमानदारी से पालन करने की जरूरत है। हम्म,
किचन बेसमेंट में नहीं होगा, टॉप फ्लोर के ऊपर नहीं होगा। आपका जो किचन है उसमें जो किचन का जो हुड है उसमें फायर सेपरेशन सिस्टम लगाना चाहिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बेस हो या हेलोजन गैस बेस्ड हो या कोई ड्राई केमिकल पाउडर बेस्ड हो। ऑटोमेटिक भी होना चाहिए और उसमें मैनुअल अरेंजमेंट भी होना चाहिए। अगर बाई चांस ऑटोमेटिक सिस्टम फेल कर गया तो कम से कम आप उसको मैनुअली तो चला सकें। एक्सटिंग्विशर वहां पे होने चाहिए। उसके साथ साथ जितना आपका स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग कराइए। जो स्टाफ आपका, अब देखिए प्राइवेट सेक्टर है, किसी को आपने निकाल दिया, कोई छोड़ के चला गया। जब उसका आपने रिफिल किया, जब नया एम्प्लॉय आपके यहाँ पर आया तो उसका इंडक्शन होना चाहिए। आप ओरिएंटेशन में उसको काम की जानकारी तो देते हैं कि हमारा गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्या है, दिस दैट, लेकिन फायर सेफ्टी के बारे में कोई बात नहीं करता होगा। मैं निश्चित हूँ इस बारे में। मिश्रा जी, जब आप नेक्स्ट किसी होटल में जाएंगे तो उसके 10 कर्मचारियों से पूछिएगा कि फायर एक्सटिंग्विशर लगाए चलता कैसे है। उसको बोलना मैं इसमें जो रिपेयर करूंगा आप चला के दिखाओ। 1% लोग नहीं मिलेंगे जो उसको चला पाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में जब आग होगी तो हिम्मत नहीं रहेगी चलाने की। ये एक बड़ी समस्या है। और वहां पर अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो आपकी कॉरिडोर में जो लाइटिंग है वो फ्लोर से 30 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए। कारण क्या है मिश्रा जी, जब आग लगती है तो उसका सारी चीजें तो एकदम से बिना स्मोक के तो जलेगा नहीं, कुछ धुआं भी होगा। स्मोक जो है उसकी डेंसिटी एयर से कम है, हमेशा ऊपर जाएगा वो। ऊपर की लाइट की रोशनी तो नीचे नहीं आएगी। जो तो फ्लोर से ऊपर जो लाइट लगी है आपकी 30 सेंटीमीटर हाइट मैक्सिमम होना चाहिए, वो लाइट आपको रास्ता बताने का काम करेगी। अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। दूसरी चीज, कॉरिडोर की लाइटिंग, लॉबी की लाइटिंग, इमरजेंसी एग्जिट की लाइटिंग, ये सब इंडिपेंडेंट लाइटिंग होनी चाहिए। क्योंकि पावर होटल में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, सारी एमसीबी सब ट्रिप हो गई, पावर बंद हो गई। इसके लिए बैटरी बेस्ड पावर बैकअप होना चाहिए। मेन लाइट चली गई तो इमरजेंसी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई, जिससे लोग इवैक्यूएट तो कर सके। इस पे मुझे याद आया कि जो करोल बाग होटल की जो दुर्घटना हुई थी, इसमें लाइट चली गई, इमरजेंसी बैकअप नहीं है। लोग समझ नहीं पाए जाना कहाँ है। अब किसी के पास हो सकता है टॉर्च भी रहा होगा, आजकल तो मोबाइल में भी टॉर्च आती है, लोगों ने कोशिश की रास्ता ढूंढने की, इमरजेंसी एग्जिट उनको मिल भी गया, लेकिन वो बंद किया हुआ बाहर से शटर लगा के। ये प्रोविजन है कि कोई भी इमरजेंसी एग्जिट में स्लाइडिंग डोर नहीं होगा और रोलिंग शटर नहीं होगा, और हमेशा खुला होना चाहिए और खुले एरिया में खुलना चाहिए। ये नहीं, जब पुलिस ने मैटर को इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि दिन में खुला रहता है, रात को बंद कर देते हैं क्योंकि गार्ड नहीं है। तो ये स्थिति खाली उस अर्पित होटल की नहीं है मिश्रा जी, सभी जगह आपको ऐसा मिलेगा। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आप किसी होटल में जाके चेक इन करें तो वहां पे क्या व्यवस्था है। मान लो आग लगी तो आप निकलेंगे कैसे? अपने कमरे में जाइए, चेक इन के टाइम उनसे पूछिए, भैया आपके यहाँ पर क्या व्यवस्था है, अगर आग लगी तो क्या होगा, क्या करेंगे, मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है। एक और सवाल आता है, आजकल हर जगह में आई मीन मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं इनके पास, क्योंकि डीजी सेट्स होते हैं और कुछ के पास जैसे होटल्स हैं तो वो बॉयलर वगैरह भी चलाते हैं, तो एचएसडी जो हाई स्पीड डीजल होता है उसका स्टोरेज टैंक्स रखते हैं ये। तो एचएसडी स्टोरेज टैंक जहां पे होते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिया जाता है फायर सेफ्टी के लिए? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया मिश्रा जी। इसमें दो चीजें आ गई। बॉयलर के लिए बॉयलर एक्ट एक अलग से है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि उसके ऊपर एक बॉयलर सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है हर स्टेट में। राइट। जो ऑपरेटर वहां पे आप रखेंगे, बॉयलर अटेंडेंट, उसको सर्टिफाई करेगा आपका बॉयलर इंस्पेक्टर। ट्रेंड आदमी वहां पे होना चाहिए, हर शिफ्ट में आदमी होना चाहिए। उसका प्रिवेंटिव का मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन क्या है और बॉयलर सेफ्टी डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी की जानी चाहिए। नंबर एक। दूसरा, उसके लिए फ्यूल की जब बात आती है तो इसमें डिपार्टमेंट है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पेसो, PESO। डीजल का जो प्रोविजन है, 1000 लीटर डीजल अगर कहीं पे स्टोर है, 1000 और अबव, तो उसके लिए पेट्रोलियम
एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। उनके अच्छा अपने नॉर्म्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे नॉर्म्स हैं उनके। अच्छा वो नॉर्म्स आपको फुलफिल करेंगे तब आपको वो लाइसेंस देंगे। अब इसमें गड़बड़ी कहां पर है मिश्रा जी? अगर आपने बिना लाइसेंस लिए भी आप डीजल स्टोर कर रहे हैं तो आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, हम्म क्योंकि पैसो डिपार्टमेंट के पास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो डोर टू डोर जाके, होटल टू होटल, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाके सर्वे करे, चेक करे कि आप डीजल कहाँ स्टोर करते हैं। ऐसा राइट किसी भी डिपार्टमेंट के पास में ऐसा कोई मैकेनिज्म है नहीं। हम्म तो लोग इसका फायदा उठाते हैं। आप सिर्फ उसमें ये किया हुआ है कि आपको ऑयल कंपनी जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, इससे अगर आप डीजल डायरेक्ट लेते हैं तो जिनके पास में, चाहे आप एलडीओ लेते हैं या लाइट डीजल ऑयल या हाई स्पीड डीजल लेते हैं, तो आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आपको वो सप्लाई नहीं देंगे वहां से, लेकिन आप पेट्रोल पंप से तो खरीद सकते हैं। हम्म तो यहाँ पे ये रूल जो रेगुलेशन तो बना हुआ है बहुत अच्छा, इसमें जो कमी है वो ये है। राइट राइट। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा। जैसे आजकल हमारे देश में अभी 15-20 साल हो गए कि एक प्रोविजन है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो क्या फायर सेफ्टी के ऊपर आपने कभी ऐसा स्टडी किया है या आपके पास कोई ऐसा डाटा है कि जितना प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फायर एक छोटी बात तो नहीं है लेकिन लापरवाही बहुत ज्यादा होती है, तो क्या इसके ऊपर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कितने हैं? क्योंकि उनके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं होती है एनवायरनमेंट के नाम पे, जितना आरटीआई एक्टिविज्म होती है, फायर सेफ्टी के ऊपर इतना आरटीआई एक्टिविज्म दिखाई नहीं देता है। इसके ऊपर कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? हाँ, आपने ठीक कहा, आरटीआई एक्टिविस्ट इतने ज्यादा है नहीं। एक फायर ऑफिसर रिटायर कर गए, फायर ऑफिसर की अच्छी खासी तनख्वाह होती है, कम जी। पे पैकेज कम नहीं होता है। फायर ऑफिसर का रिटायरमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ने, जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है, हम्म, उन्होंने उसी फायर ऑफिसर को डेली वेजेस में दोबारा अपॉइंट कर लिया। ओके। अब डेली वेजेस का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो रेगुलेशन है वो मिनिमम वेजेस वाला है। जो क्या मंशा रही लोगों की इसके पीछे, वो तो भगवान भला करे। एक एक्टिविस्ट था जिसने आरटीआई लगाई, जब आरटीआई डिपार्टमेंट में पहुंची तो खलबली मच गई वहां पे। उसको अगले दिन ही कहा यार तुम घर जाओ अपने। हम्म, तो ये तो एक शहर की बात है, यहाँ तो हजारों शहर हैं देश के अंदर, कहाँ पे क्या नहीं होता होगा आप बखूबी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। आपने ठीक कहा, एनवायरनमेंट के फील्ड में जितने एक्टिविस्ट लोग काम कर रहे हैं सेफ्टी में या फायर सेफ्टी में, शायद उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोग होंगे पूरे देश भर में, क्योंकि कहीं चर्चा नहीं होती है। जैसे होटल्स में या अगर हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात करें, तो वहां पे फायर हो जाने पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें? पहले हम होटल की बात कर लेते हैं। आप होटल के किसी रूम में आपने स्टे किया हुआ है और फायर अलार्म बजा या लोग भाग दौड़ वहां शुरू किया, आग लग गई है। सबसे पहले आप देखिए, अगर फोन चालू है तो फोन से होटल स्टाफ को इंटीमेट कीजिए कि आप किस रूम में है और यहाँ पर आग लगी हुई है। हम्म मान लो अगर उनको नहीं खबर है तो खबर हो जाएगी, नंबर 1। हम्म दूसरी चीज, आप अपने इमरजेंसी इवैक्यूएशन मैप आपने देखा, दोबारा से उसको देखिए आपको क्या करना है। हम्म कोई अप्लायंस आपने चला रखा है, आप चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, उसको तुरंत बंद कीजिए। हम्म बहुत से लोग आजकल इलेक्ट्रिक यूजर गीजर वो यूज करते हैं, रेजर हम्म ड्रायर भी यूज कर रहे हैं, सब चीजों को बंद कर दीजिए। टीवी हम्म चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। हम्म और रूम के दरवाजे के पास आकर ये महसूस समझने की कोशिश कीजिए कि बाहर तो आग नहीं है, हम्म आपका दरवाजा तो गर्म नहीं हो रहा है, हम्म आपका जो डोर का हैंडल है वो तो गर्म नहीं हो गया है, हम्म बाहर निकलने की मौका है कि नहीं है। हम्म जब आप दरवाजा खोलें तो एकदम से पूरा दरवाजा नहीं खोल दें, हम्म अपना कंधा उसमें अड़ा दें या घुटना उसमें लगा दें। हम्म मान लीजिए कॉरिडोर में आग लगी है या सामने वाले कमरे में आग लगी है, हम्म तो हॉट एयर जो ब्लो करेगी वहां पे, हम्म वो जहां उसको जगह मिलेगी वहां जाएगी। वो हम्म आपने दरवाजा खोला, उसको जगह मिली, वो आपके कमरे में आ गई, हम्म, आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा आप दरवाजा बंद करें। राइट। तो इसलिए दरवाजा खोलने में पूरी सावधानी रखें, कंधा अड़ा दें उसमें, अपना घुटना अड़ा दें और दरवाजे को आराम से खोलने की कोशिश करें।
देखें बाहर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। दरवाजा बंद कीजिए, चाबी अपने पास लीजिए और इमरजेंसी रूट को फॉलो कीजिए। नंबर 1। दूसरा, आप कमरे में घिर गए, धुआं आना शुरू हो गया, अगर आपका भाग्य अच्छा तो आप निकल गए। आपके कमरे में धुआं आ रहा है, कॉरिडोर में आग लगी है, सामने वाले कमरे में आग लगी है, उसमें आप जितनी भी दरवाजे की ओपनिंग है उनको बंद कीजिए। बंद करने के लिए आपके पास क्या है, वहां पर टॉयलेट पेपर यूज कीजिए, जो बारीक स्लॉट है उसमें टॉयलेट पेपर फंसा दीजिए, और दरवाजे और फर्श के बीच में जो गैप है वहां पर तौलिया गीला कीजिए और उसको लगा दीजिए, और जहां जहां आपने पेपर लगाया है उसको गीला कर दीजिए पानी से। आपके रूम में पानी तो बहुत है, अब पानी का इस्तेमाल कीजिए। अब सवाल ये आएगा, आजकल जिस तरह के बाथरूम बन रहे हैं उसमें पानी का मग नहीं है वहां पर कोई, क्योंकि शावर दिया हुआ है। अब पानी डालेंगे कैसे आप? तो इलेक्ट्रिक केटल जो आपको दी गई है, आप उसको उसके अपने बेस से डिटैच कीजिए और उसको जग की जगह पर इस्तेमाल कीजिए। कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और बाथ टब में पानी भरने दीजिए, बाथ टब को भर दीजिए उसको पूरा, दरवाजे के ऊपर ही पानी डालिए, जो दीवार आपको गर्म लगती है उस पर पानी डालिए। पानी डालने से क्या होगा, दीवार लगातार गर्म हो रही है, एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है दीवार का टेम्परेचर 600 डिग्री हो जाए आपकी साइड में, तो 600 डिग्री सेल्सियस पर अगर टेम्परेचर हो गया तो दीवार के जो पेंट है दीवार पे वो जलना शुरू होगा। आपकी जो कपड़े की अलमारी दी गई है दीवार के साथ दी गई है वो जलना शुरू हो जाएगी, आपके कमरे में आग आ गई। आपने पानी डाल के ठंडा किया है उसको, तो ये आग की संभावना खत्म हो गई। ओपनिंग्स आपने बंद कर दी गीला करके, और अब आप खिड़की की तरफ जाइए, खिड़की खोलकर आपके पास में बेडशीट है, बेडशीट को बाहर लहराइए, जिससे कि दूसरे लोगों को खबर हो कि आप यहाँ पर फंस गए हैं। अगर टेलीफोन काम नहीं कर रहा है तो, कर रहा है या नहीं कर रहा, दोनों केस में चादर को बाहर लटकाइए, तो फायर डिपार्टमेंट आपको देख लेगा और आपको निकालने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। जितनी भी दुनिया में आग की घटनाएं हुई हैं, जलने से कम लोग मरे हैं, धुएं में दम घुट जाने के कारण ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो आपने धुएं से बचाव किया, निश्चित मानिए आप बचने वाले हैं। कुछ साल पहले दिल्ली में एयरपोर्ट के रास्ते में कोई बड़ा 7 स्टार होटल पड़ता है, वहां पे फायर की एक इंसिडेंस हुआ था। एक फ्लोर के ऊपर कुछ गैस फंस गए, उसमें कुछ कैजुअलिटी भी हुई। उस फ्लोर के ऊपर हिंदुस्तानी गेस्ट भी थे, जापानी गेस्ट भी थे। मिश्रा जी, मरने वाले दुर्भाग्य से सभी हिंदुस्तानी गेस्ट थे, जापानी गेस्ट अपने आप को बचा ले गए। कैसे? जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने कमरे में धुआं नहीं आने दिया। वहां पर आजकल छोटे टॉवल मिलते हैं हाथ साफ करने के लिए, उनको गीला करके मुंह पे लगाइए, जैसे आजकल मास्क यूज कर रहे हैं, वो गीला रहेगा। तो क्योंकि जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां पर जितनी भी चीजें कंबस्टिबल है, चाहे वो वुड है या ज्यादातर प्लास्टिक फाइबर, ये सब चीजें यूज हो रही है ना, जितने वहां पर कर्टन लगे हुए हैं सारे सिंथेटिक हैं, उससे जो गैसेस निकल रही हैं वो जानलेवा है। उनसे बचाव के लिए वो आपके फेफड़े में ना जाए, आपने रुमाल गीला किया या छोटा टॉवल गीला किया और आपने नाक के ऊपर लगाया, जैसे हम आज की डेट में मास्क यूज कर रहे हैं, तो वो इस तरह की जहरीली गैसों को आपके फेफड़े में जाने से रोकेगी। ये आपको करना है। राइट। अच्छा, ये जैसे ये सारे बिल्डिंग और लिफ्ट का कभी इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, लिफ्ट का ना करें। अगर लिफ्ट चल भी रही है तो भी यूज ना करें। धुआं हो रहा है तो आप क्रॉल करके आइए, नीचे बैठ के आइए, खड़े होके मत आइए, दौड़िए नहीं। जब आप दौड़ेंगे तो आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है ना, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा आपका, तो जहरीली गैसों के अंदर जाने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो भागिए नहीं, आराम से बैठ के आइए, घुटनों के बल चल के आइए, घबराइए नहीं। लेकिन अच्छा, ये जैसे ये सारे बिल्डिंग्स में होटल्स हैं या जो कमर्शियल बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इनमें फायर सेफ्टी का जो ऑडिट्स होते हैं, क्या इसमें फायर सेफ्टी ऑडिट होते हैं या होने का कोई प्रावधान है या क्या जाना चाहिए? नेशनल बिल्डिंग कोड है या होटल्स के लिए जो सेफ्टी कोड बना है, इस सब में ये चर्चा तो है कि आपके कॉरिडोर कैसा होना चाहिए, आपके अगर फायर लिफ्ट देनी है फायरमैन के लिए तो वो कैसी होनी चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए,
फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ किस साइज के होंगे, कितनी कैपेसिटी, ये सब जो बड़ा डिटेलिंग दी है। लेकिन फायर सेफ्टी के लिए उन्होंने कहीं कुछ प्रोविजन किया नहीं। ये सिर्फ हमने फायर ऑफिसर पे छोड़ दिया, ये उन लोकल अथॉरिटीज के ऊपर छोड़ दिया कि जो आप जब आप एनओसी लेने जाएंगे तो वो लोग आके इंस्पेक्शन करेंगे, तो आप साल में एक बार करेंगे। आजकल तो कहीं कहीं पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने प्रोविजन किया है कि वो आपको जो एनओसी दे रहा है वो 5 साल की भी दे रहा है। फायर सेफ्टी ऑडिट जितने भी इस तरह के रेगुलेशन है मिश्रा जी, उसमें अमेंडमेंट आना चाहिए भारत सरकार की तरफ से कि जितने भी इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है या हॉस्पिटल है, वहां पर फायर सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी होना चाहिए हर 6 महीने में। अगर ऐसा नहीं होगा तो आग की दुर्घटनाओं को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। एक अभी अभी जब आपने सवाल किया तो एक चीज मेरे दिमाग में कौन गई, पूरी दुनिया में जितनी आग की दुर्घटनाएं होती हैं उसके कारण जो मौत होती है उसका 20% अकेले भारत में मृत्यु होती है। कितना बड़ा नंबर है ये। और इसके लिए जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारी असेंबलीज हैं, उनको थोड़ा चेतने की जरूरत है। संविधान में 12वीं सूची में ये शामिल कर देने से काम खत्म नहीं हो गया, वहां से तो काम शुरू होना चाहिए था कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा की इतनी चिंता है कि हमने उसको संविधान का हिस्सा बनाया है। संविधान का हिस्सा बनाने के बाद में हमने क्या किया मिश्रा जी, आपको जान की हैरानी होगी, एनडीआरएफ बनने के बाद एनडीआरएफ ने एक सर्वे किया था कुछ साल पहले, भारत के अंदर जो फायर स्टेशन है में 96% तक कमी है, 94% स्टाफ की कमी है, 80-82% उनके पास व्हीकल की कमी है। कितने बड़े खतरे में खेल रहे हैं हम लोग। जिस देश में फायर स्टेशन 94-95% कम हो रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 5% लेके हम काम कर रहे हैं कि हमने जो मेजर्स किए हैं, ये जो फायर प्रोटेक्शन के लिए, जो फायर फाइटिंग के लिए जो हमने अरेंजमेंट किया है, सिर्फ 5% कवरेज दे रहा है, व्हीकल्स नहीं है। 84% व्हीकल कम है। अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, करीब करीब 80% से ज्यादा व्हीकल की कमी है, 80% से ज्यादा कमी है फायर स्टेशन की, फायरमैन्स की, और व्हीकल्स की कमी लगभग 20-22% है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, और सबसे बड़ी बात जनता की तरफ से भी इस तरह की आवाज उठ। एक और बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे सर, आपने कई बार देखा होगा जैसे हमारा एक हैजरस वेस्ट होता है, उसको कहते हैं यूज्ड ऑयल कहते हैं, या फिर कुछ लोग ब्लैक ऑयल बोलते हैं, जो जनरेटर सेट्स वगैरह में से निकलता है और उसको एक टाइम के लिए स्टोर करके रखते हैं। जनरली हमने कई बार देखा है कि ये बेसमेंट में रखी जाती है ऐसी चीजें। आप जितना भी मल्टी स्टोर्ड में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आपको यही मिलेगा कि ये बेसमेंट में कहीं पे इसकी एक ड्रम में, 2 ड्रम में इसकी स्टोरेज करके रख लेते हैं। क्या फायर सेफ्टी रूल्स के हिसाब से या फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आप इसको रिकमेंड करते हैं, या इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, या फिर ऐसा कुछ और भी एस्पेक्ट जिसमें आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? शाही, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, सभी जगह पर बेसमेंट को एक तरह से कबाड़ घर की तरह लोग इस्तेमाल करते हैं जी। किसी भी बेसमेंट में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल, आपने ऑयल से याद दिलाया मुझे, वहां पर लोग जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का जो वेस्ट है, पेपर वेस्ट है या वुडन वेस्ट है, जो ब्रूम, जो झाड़ू अब काम नहीं आ रही, क्योंकि स्क्रैप बाद में बेचेंगे, नीचे पटक के आ जाओ, नया स्टॉक आया उसको भी नीचे ले आके डंप करो, क्योंकि ऊपर तो बिल्डिंग साफ सुथरी दिखनी चाहिए ना। तो बेसमेंट ऐसी जगह है, सब चीजें छुप जाती हैं, बेसमेंट में कोई जा नहीं रहा है ना, तो ये सब वहां पर आग का कारण बनती है। आप इसी से मुझे याद आया, आपसे कुछ साल पहले, मे भी शायद 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में आग लगी थी, आपको शायद याद होगा। उसमें कुछ पेशेंट दम घुटने से मर गए थे। वो आग कहाँ से लगी थी? बेसमेंट में उन्होंने इस तरह का कुछ हाउसकीपिंग का ऑफिस बना हुआ है। हाउसकीपिंग का क्या ऑफिस, बेचारे स्वीपर से उनको कपड़े बदलने की जगह चाहिए, और उनकी जो मटेरियल है उसमें
हार्पिक है, दूसरी चीजें हैं उनके लिए सोप है, ये सब चीजें कंटेनर जो आते हैं इसके, ये सब कार्डबोर्ड के हैं या प्लास्टिक के हैं। उनकी झाड़ू है, ये सब चीजें जलने वाला मटेरियल है। गैस के सिलेंडर है एलपीजी के, कहाँ रखना है यार, बेसमेंट में रखे आए। वहां पे आप बेसमेंट से फायर हुई और देखिए कितने लोगों की जान गई उसके अंदर। तो बेसमेंट जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है, सिर्फ उसी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करें। उसको कूड़ा घर, कबाड़ घर, स्क्रैप यार्ड के लिए उसको इस्तेमाल ना करें। कोई भी ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल भी अच्छा खासा फ्लेमेबल होता है, उसका फ्लैश पॉइंट भी 65 डिग्री के आसपास होता है लुब्रिकेंट ऑयल का, बहुत ज्यादा रेंज नहीं है। थोड़ी सी आग लगेगी कहीं, टेम्परेचर 100 हो जाएगा, उसमें भी आग लगने वाली है, तो उससे बचना है। गैस सिलेंडर तो बिल्कुल नीचे नहीं रखना है। आखिरी में अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहें, भारत में फायर सेफ्टी के ऊपर क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए, पर्टिकुलरली ये बिल्डिंग्स के बारे में। हाँ, ये विषय ऐसा है कि इसको एक छोटे से प्रोग्राम में समेटा नहीं जा सकता, फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। इसमें मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जब आपने पोजीशन लिया बिल्डिंग ओनर से, आप उससे पूछिए कि भाई साहब आपने मुझे इसमें फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या अरेंजमेंट है, तो उससे समझिए। जब आप अपने बिल्डिंग में रहने आते हैं तो वहां पर सब लोग मिलकर के एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तो बनाते हैं ना। बिल्कुल। RW की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको इसमें आगे आना चाहिए कि वहां पर जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं, वहां पर जितने भी रेजिडेंट्स हैं, वो सब लोग साल में 2 बार इवैक्यूएशन ड्रिल करें। आप फायर एक्सटिंग्विशर चलाना सीखें, वहां पर जो फायर की होस रील है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, उसको चलाना सीखें। जो बिल्डिंग ओनर है उसको कहें कि आइए आप अपने आदमी भेजिए और हमें चलाना सिखाइए। समय समय पर वो खुद जाके जो वाटर टैंक है उसकी जांच करें, उसमें कितना पानी है। जो बिल्डिंग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में आती है, वहां पर कम से कम 1 लाख लीटर पानी अंडरग्राउंड स्टोरेज होना चाहिए, और रूफ टॉप के ऊपर भी 15-20 हजार लीटर का आपके पास में अरेंजमेंट होना चाहिए। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट से बाहर आते हैं, वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है वो 2 लाख लीटर है। ये सब चीजें मेंटेन होती हैं कि नहीं होती है, RW एक कदम आगे आगे देखे। जब भी RW की मीटिंग होती है, शुरू के 15 मिनट आप सिर्फ फायर सेफ्टी की बात कीजिए। आपने न्यूज में क्या देखा फायर के बारे में, आपने किस अखबार में क्या पढ़ा, और आपकी बिल्डिंग में वो सब परिस्थितियां तो नहीं निर्माण हो रही जिसकी वजह से वहां पे आग लगी थी। आपके फायर एक्सटिंग्विशर, हर एक फायर एक्सटिंग्विशर हर महीने उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए, चेक होना चाहिए, वो बराबर होता है कि नहीं होता है, वो आप निश्चित कीजिए। RW में सब चीजें चर्चा होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज, कमर्शियल बिल्डिंग जहां पर आपके ऑफिस बिल्डिंग है, वहां पर भी आप एक टीम बनाइए, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ऐसी टीम आप यहाँ भी बना सकते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। साल में 2 बार ड्रिल कीजिए सब ऑफिस वाले मिलके, या कल को कोई हादसा हो जाए तो सुरक्षित हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। हर फ्लोर पर, हर लॉबी में इसके बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, जानकारी उसमें होनी चाहिए, लोगों को हैंडआउट मिलने चाहिए, लोगों को छोटी बुकलेट मिलनी चाहिए। हर एक ऑफिस अपना एक नियम बना ले, जो भी नया कर्मचारी वहां पे आएगा, सेफ्टी ओरिएंटेशन, जो आपका ओरिएंटेशन होता है ऑफिस में, उसमें फायर सेफ्टी या सेफ्टी भी उसमें इंक्लूड की जानी चाहिए। नंबर 3, फायर सेफ्टी ऑडिट का प्रोविजन मैंडेटरी होना चाहिए। फायर सेफ्टी साल का ऑडिट साल में 2 बार होना ही चाहिए। हर एक ऑफिस को उसकी रिपोर्ट जाए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में RW के पास जाए, लोकल अथॉरिटीज के पास भी जाए। ऐसे ही होटल में जो गेस्ट जाता है उसको तुरंत पूछना चाहिए यहाँ पर फायर प्रोटेक्शन के क्या अरेंजमेंट है, फायर प्रिवेंशन का क्या अरेंजमेंट है। और जब आप होटल के कमरे में रहते हैं, आजकल सबके पास लैपटॉप है, बिस्तर के अंदर बैठ कर लैपटॉप पे काम ना कीजिए। दिन भर थके हारे आए हैं, बिस्तर में बैठेंगे आप, कमरे में AC चल रहा है, आपने किल्ट लिया, आपको थोड़ा आराम मिला, खाना खा के थकान हुई है, थोड़ा सा नशा हुआ खाने का, आपको नींद आ गई, लैपटॉप आपका चालू। उसमें जो उसके वेंट से जो हॉट एयर बाहर आती है, उसकी कूलिंग, जो उसको कूल करने के बाद हॉट एयर जो बाहर आ रही है, वो आपकी कूलिंग में आग लगाएगी। इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है, कभी कभी इस तरह के मैं देखता हूँ वीडियो वायरल होते रहते हैं। मैं तुम्हें एक चीज और कहना चाहूंगा, आज 28 अप्रैल को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 93 से 28 अप्रैल को एक
जो लोग कार्यस्थल पर जिनके साथ दुर्घटना हुई, जिन्होंने चोट खाई, जिनके अंग भंग हो गया या जिनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों की याद में 1993 में 28 अप्रैल से वो एक डे सेलिब्रेट करते थे कि आज के दिन हम ऐसे लोगों को याद करेंगे जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए हानि उठाई और अपनी जान कुर्बान की। तो आईएलओ की कॉन्फ्रेंस में 2003 में ये डिसाइड हुआ कि हम लोग सिर्फ उनको याद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के लिए हम काम क्या कर रहे हैं। दुर्घटना हो रही है, लेकिन दुर्घटना रोकने की भी तो कोई बात होनी चाहिए। तो आईएलओ ने 2003 के अपने कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया कि हम 2003 के बाद से 28 अप्रैल को ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करेंगे। अपने जो कर्मचारी कार्यस्थल पर जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए चोट खाई, अपने अंगों को अंगभंग हुआ जिनका या जिनकी मृत्यु हो गई, उनको याद करने के साथ साथ हम एक ऐसा आज दिन ये भी सेलिब्रेट करेंगे कि हम अपने कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं को और बीमारियों को होने से कैसे रोकेंगे, उसके भी ऊपर भी हमें चिंतन करना है, मनन करना है, काम भी करना है। बहुत विस्तार से और बहुत ही सरलता से आपने समझा दिया है बहुत सारी बातें, और मुझे लगता है कि ये कई सारे लोगों को फायदा होगा। खास करके आपने जो होटल का कस्टमर्स के लिए जो समझाया, वो पॉइंट एक मुझे लगता है लोग उससे बेनिफिट उठाएंगे, प्रैक्टिस में लेंगे। थैंक यू सो मच। फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।